हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सिंह आपका यूट्यूब चैनल द सक्सेस डिज़ायर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब घर पर स्वस्थ होंगे। और हमने जो नया सब्जेक्ट शुरू किया था पॉलिटी, जहां पर हमने केवल थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी, संविधान का परिचय। हमने संविधान का इतिहास नहीं पढ़ा है, और जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास को हम फिर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट से ही शुरू करेंगे। यहाँ पर हम केवल हमने इंट्रोडक्शन देखा था किसका, संविधान का, कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, कि संविधान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 400 से ऊपर क्या है, अनुच्छेद हैं। लेकिन जैसा एक बच्चे ने कहा था, उसके बातों के हिसाब से, उसके मैसेज को ही हमने सबसे पहले मान्यता देते हुए संविधान का एक भाग शुरू किया, जिसका नाम है संविधान का भाग 5। और इस संविधान के अगर भाग 5 को हम पूरे को डिवाइड कर लें तो हमें इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे कि आपका मैक्सिमम 60 से 70% तक जो पॉलिटी का एक पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेहनत से केवल 2 पार्ट पढ़ लेते हो पॉलिटी के, भाग 5 और भाग 6, तो ये मान के चलो कि आपके एग्ज़ाम में अगर 5 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे तो 4 क्वेश्चन भाग 5 और भाग 6 से ही मिल जाएंगे। क्योंकि हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 100% पढ़ना जरूरी नहीं है। वहाँ पर हम एक चीज़ फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में 80-20 का रूल्स, कि यदि हम 80% को कवर कर लें तो 20% जो है अपने आप कवर हो जाता है। इसी को बोलते हैं 80-20 रूल्स। और यदि हम 100% पढ़ना चाहें तो 100% पढ़ने के चक्कर में जो हमें 80% पढ़ना चाहिए वो हम नहीं पढ़ पाते हैं, और इसी वजह से हम एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अब क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे सोर्स है, तो आप देखते हो कि भाई आपका केवल देखने का मकसद यही है कि आपका जाना है और आपको ये देखना है कि किस वीडियो पर कितने व्यूज़ हैं और उस वीडियो की लेंथ कितनी है। अगर लेंथ ज़्यादा है तो आप उस वीडियो को सबसे पहले क्या दोगे, प्राथमिकता दोगे और उसके व्यूज़ देखोगे। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। अगर हमारे आज व्यूज़ कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पे पढ़ाना नहीं आता है। धीरे धीरे हर चीज़ का एक समय होगा, और समय के हिसाब से हर एक बंदा क्या होगा, अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। क्योंकि इंसान को क्या है कि जब तक हम ठोकर नहीं खाते हैं तब तक हम नहीं सुधरते हैं। क्योंकि ठोकर मिलने से ही हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम कहाँ पर अभी तक असफल है, क्यों सफल नहीं हुए हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम को यदि क्रैक करना है, अगर उसको तोड़ना है, और उसको अगर तोड़ना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का, और हमको पढ़ना क्या है। तो यही चीज़ हमको मालूम रखनी। संविधान के 25 भाग है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि 25 के 25 भाग ही महत्वपूर्ण होंगे। उन 25 में से मैक्सिमम 8 या 9 भाग ऐसे हैं जहां से अगर आपके एग्ज़ाम में अगर 15 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 15 के 15 ही मिलेंगे। लेकिन कभी कभी हो सकता है पेपर आउट ऑफ रीच हो जाए तो आपको 14 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 14 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें 80-20 के रूल को फॉलो करना है, ना कि 100 के रूल को फॉलो करना है। तो इसलिए तेरे नाम का दीवाना उस बच्चे की बात को हमने सबसे पहले प्राथमिकता दी, और एक संविधान का भाग हम 5 लेकर आए हैं। तो संविधान के भाग 5 में क्या क्या चीजें हैं, पहले तो हम उसको क्या करेंगे, डिफाइंड करेंगे, और उसके बाद ही हम अपने टॉपिक को लेकर शुरू करेंगे। तो हमने बताया संविधान में टोटल 25 भाग हैं, और उस 25 भाग में संविधान का एक भाग है, और उस भाग का नाम क्या है, भाग 5। भाग कौन सा है, भाग 5। और इस भाग 5 का नाम है बच्चों क्या, आपका संघ सरकार, यानी कि केंद्र सरकार। कि संविधान का जो भाग 5 है उस भाग 5 का नाम है आपका संघ सरकार। और इस संघ सरकार के अगर भाग की बात करें तो इसको हम पुनः 5 भागों में तोड़ते हैं, यानी कि टोटल जो इसमें चैप्टर हैं यानी कि अध्याय हैं, वो अध्यायों की संख्या भी कितनी है, कुल उन अध्यायों की संख्या भी कितनी है, 5। तो संविधान का भाग 5, उस संविधान के भाग 5 में भी अध्याय हैं कितने, 5। तो ये 5 अध्याय कौन से हैं वो पढ़ना जरूरी है। और अगर आप इसको देख लोगे, आज इसको हम डिवाइड कर ले, तो आप कहोगे हाँ सर हमें एग्जाम में मैक्सिमम यहीं से तो क्वेश्चन मिलते हैं। क्योंकि एक संविधान का भाग 3 है, 4 है, 4A है, इतने महत्वपूर्ण है कि आपको क्वेश्चन वहां से मैक्सिमम मिलता ही मिलता है। तो ये तो नहीं है कि हम उसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे लेकिन सारी चीजें पढ़ेंगे।
लेकिन हर चीज को पढ़ने का एक क्या होता है, समय होता है। अभी आज समय है भाग 5 का, फिर किसी और का नाम का दीवाना होगा तो उसकी बात भी सुनेंगे। जिस भाग को आप कहोगे वही भाग हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस कितना है, भाग 5 पर। जब भाग 5 पढ़ लिया तो भाग 6 में अपनी मर्जी से पढ़ूंगा, क्योंकि कुछ चीजें भाग 5 और भाग 6 में क्या है, समान है, केवल फर्क है किसका, अनुच्छेद का। अगर हम अध्याय पहले की बात करें तो अध्याय पहले को पढ़ने से पहले संघ सरकार की जो शुरुआत होती है वो अनुच्छेद 52 से लेकर संविधान के अनुच्छेद 151 तक हमने किसको रखा है, संघ सरकार को। और यदि हम संघ सरकार के चैप्टर को भी डिवाइड करें तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, कार्यपालिका। पहले चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, कार्यपालिका। अगर हम इसके दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर आपका क्या है बच्चों, संसद। तीसरा चैप्टर है आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियां या राष्ट्रपति के अध्यादेश। ठीक है, केवल शॉर्ट फॉर्म में कि अध्यादेश जारी कौन करता है, दो ही लोग जारी कर सकते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य सरकार में राज्यपाल, यही दो व्यक्ति है जो क्या जारी करते हैं, आपके अध्यादेश। अगर भाग 4 की बात करें तो हम पढ़ते हैं संघ की न्यायपालिका, और संघ की न्यायपालिका का मतलब आपको पता है बच्चों क्या, सुप्रीम कोर्ट। और राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका मतलब क्या है, उच्च न्यायालय, इनके हाई कोर्ट। और भाग 5 की बात करें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं CAG, महालेखा परीक्षक यानी कि CAG। अब इतना तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या संविधान में कोई ना कोई अनुच्छेद में तो इसको भी डिवाइड किया गया है, तो वो अनुच्छेद कौन से हैं हम यहां पर लिख देते हैं। संघ की कार्यपालिका का जो हमें वर्णन मिलता है वो 52 से लेकर 78 तक मिलता है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो 79 से लेकर 122 में हमने रखा है किसको, संसद को। संसद की क्या क्या शक्तियां हैं, संसद में कौन कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन, इनकी योग्यता, इनकी निर्भरता, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, संसद में तो पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति के जो अध्यादेश की शक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, 123। संघ की न्यायपालिका की अगर बात करें तो 124 से लेकर 147 तक जो हमें मिलती है वो हमें क्या मिलती है, संघ की न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सॉरी, बार बार 151 लिखा जा रहा है भाई, क्या बात है, 147। और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच हमने किसको डिवाइड किया है, CAG को। CAG का निर्वाचन, CAG के कार्य, CAG की नियुक्ति, ये सारी चीजें किसमें हैं, अनुच्छेद 148 से 151 के बीच। अब ये क्या है, केवल मेन चीज ये है, केवल इतना लिखा गया। लेकिन अगर हम कार्यपालिका को डिवाइड कर ले तो कार्यपालिका के अंदर इतने बड़े बड़े व्यक्ति शामिल हैं कि अधिकांश से अगर हम बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका अध्याय 1 से मिलता है और अध्याय 2 से मिल जाएगा। लेकिन हमें अध्याय 1 पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे अध्याय 2, उसके बाद अध्याय 1 को इस प्रकार पढ़ेंगे, आप उसके बाद कभी भूलने की शक्ति नहीं करोगे। क्योंकि जैसे ही हम अध्याय 1 पढ़ेंगे तो कुछ चीजें जैसे ही हम अध्याय 2 पढ़ेंगे तो अध्याय 1 की कुछ चीजें अपने आप क्या हो जाएगी, आ जाएगी। जैसे क्या, अगर हम बात करें राज्यसभा के सभापति की तो राज्यसभा का सभापति होता कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को हम किसमें पढ़ते हैं, अध्याय 1 में, कार्यपालिका में। जब उपराष्ट्रपति को हम यहां पढ़ेंगे, जब उपराष्ट्रपति को हम यहां पढ़ेंगे तो ये तो अपने आप कवर हो जाएगा। तो कुछ चीजें जो रह जाएगी वो अलग से पढ़ेंगे। तो ये है आपका अध्याय 1। दूसरे पहले हम अध्याय 1 को डिवाइड कर ले, भाग 1, ठीक है, भाग 5 है ये। अब हम डिवाइड करते हैं अध्याय 1 को। अगर मैं इसको भी साफ कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको समझना तो यहीं पर समझ लो। जैसे हमने कौन सा लिया बेटा, कार्यपालिका, और कार्यपालिका जो है वो डिवाइड है किसमें, अनुच्छेद 52 से लेकर 78। लेकिन हमें जो मैक्सिमम चीजें ध्यान रखनी है कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है, यही हमें पता होना बहुत ही जरूरी है।
तो कार्यपालिका में सबसे ऊपर आपको पता है कौन है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है, अनुच्छेद 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है, अनुच्छेद 52 में। इसके बाद उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह मिलती है कहां पर, अनुच्छेद 63 में। अब इसके बाद भाई हमें यह पता है कि राष्ट्रपति किसी की सलाह पर कार्य करता है, और जिसकी सलाह पर कार्य करता है उसी को बोलते हैं मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, उसका जो जिक्र है, उसके बारे में जो बात मिलती है वो किस में मिलती है, अनुच्छेद 74। और भारत का जो महान्यायवादी है, यानी जिसे बोलते हैं भारत सरकार का वकील, तो भारत सरकार का जो वकील है उसकी जानकारी किस में मिलती है, अनुच्छेद 76 में। तो कार्यपालिका में हम पढ़ते क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और भारत का महान्यायवादी। तो इस प्रकार हमने संघ की कार्यपालिका को डिवाइड किया। तो अब आपको करना क्या है, 2 मिनट में दे रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं, 2 भी नहीं, कुछ सेकंड है, कि आपको केवल क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, भाई ये चीजें क्या है, 2-3 मिनट नहीं लगनी चाहिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लो और खत्म करो कहानी, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, हमें इतनी तो उम्मीद है आपसे। आगे अब आपको ये लिख लेना है कि कार्यपालिका में हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अभी हम इसको टच तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारा मन ना करे, ठीक है। अब हम जिसको लेकर चल रहे हैं, अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो कुछ चीजें जो अभी हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव है ना, वो अपने आप थोड़ी चीजें कवर हो जाएंगी। बस अंतर किस में आएगा, अंतर आ जाएगा, आपके अनुच्छेद चेंज हो जाएंगे। भाई जहां संघ की कार्यपालिका है वहां राज्य की कार्यपालिका होगी, भाई ऊपर क्या होगा, राज्यपाल होगा, यहां पर भी मंत्री परिषद होगी, और यहां महान्यायवादी ना होकर क्या होगा, महाअधिवक्ता, यही तो होगा। भाई इसी में अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो मंत्री परिषद में भी कौन आ जाएगा, प्रधानमंत्री भी तो आएगा। यानी कि कार्यपालिका में हम प्रधानमंत्री को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोई भी किस प्रकार चुना जाएगा, ये क्या प्रक्रिया होगी, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। केवल इतना कहा गया है कि बहुमत प्राप्त दल का नेता या गठबंधन का नेता क्या होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा, बस इतना। तो ये चीज और ध्यान रखने लगा कि प्रधानमंत्री जो है वो भी किस भाग में आता है आपका, तो प्रधानमंत्री भी किस भाग में आते हैं, आपके भाग 5 में। तो अब आपको इतनी जानकारी हो गई, इतना तो लिख लिया होगा, साफ कर दें, ओके डन। नहीं कहते तो आप तो भी हम साफ कर ही देते, ठीक है, रुकते थोड़ी हम। तो ये आपने लिख लिया, ये आपने लिख लिया, और अब हम जो शुरू कर रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। हम भाग 5 का जो अध्याय 2 है, और उस अध्याय 2 का नाम अभी आपको पता चल चुका है, क्या है बच्चों, संसद, यानी कि इसी को हम बोलते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, आलियामेंट नहीं, पार्लियामेंट, ठीक है। तो हम पार्लियामेंट को जो पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, भाग 5 में। और भाग 5 का कौन सा चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर नंबर 2। अब आपको पता है कि संसद की शुरुआत या संसद की जो शक्तियों को दिखाया गया, संसद को जो डिवाइड किया गया, यानी संसद को जो रखा गया है वो 79 से लेकर 122 के बीच रखा गया है। तो यानी कि हम संविधान का जो सबसे पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे, वो संविधान का जो सबसे पहला अनुच्छेद है, वो संविधान का अनुच्छेद कौन सा पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर अभी, 79, यानी कि संसद का पहला अनुच्छेद 79। लेकिन 79 पढ़ने से पहले अगर हम बात करें तो जब भारत आजाद हुआ, यानी जब संविधान सभा बनने की बात हुई, संविधान के गठन की बात होने लगी, तो अगर हम बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका को अगर हम बात करें तो कार्यपालिका को हम 3 प्रकार की कार्यपालिका होती है। क्या होती है, 3 प्रकार की कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है बच्चों, कि ये जो भी विधायिका जो भी कानून बनाती है, जो भी नियम बनाती है, उनको क्रियान्वित करने की जो अधिकार है या क्रियान्वित करने की जो शक्ति है, वही क्या है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 3 प्रकार की क्या होती है, कार्यपालिका। और अगर यहां पर हम कार्यपालिका को डिवाइड करके पढ़े तो कार्यपालिका 3 कौन कौन सी,
एक तो आपकी पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय कार्यपालिका, कौन सी बच्चों? संसदीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका यानी कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री, भाई थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश गलत लिख दे तो भाई बुरा नहीं मानना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है। भाई इंग्लिश इज वेरी 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 कमजोर, तो यही हिसाब है कि मेरी इंग्लिश बहुत ही क्या है, वीक है, ठीक है। तो संसदीय कार्यपालिका, इसके अलावा आपकी जो होती है भाई, हम हिंदी भी नहीं बोल पाते ठीक से, उसकी क्या है बेटा, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, इसी को हम बोलते हैं बच्चों सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। अर्ध का मतलब क्या हो जाएगा, सेमी, अध्यक्ष मत कौन होगा, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। और जो थर्ड होती है बच्चों आपकी, उसे हम बोलते हैं क्या है, एक अर्ध है तो एक क्या हो जाएगी, पूरी होगी, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका यानी कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल, तो हमारे उसमें अगर पूरे संसार की बात करें तो कार्यपालिका के जो प्रकार है वो तीन है, एक संसदीय कार्यपालिका, एक सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव और एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। अब हमने इन तीनों में से एक ही को चुना, और उसकी अगर हम बात करें तो हमने कौन सी कार्यपालिका को चुना, संसदीय कार्यपालिका। और यदि हम संसदीय कार्यपालिका को अगर स्पष्ट रूप से क्या करें, परिभाषित करें, तो सिंपल मतलब क्या है, जो कार्यपालिका है, कौन, कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, यही तो था कार्यपालिका का मतलब। यानी कि जो कार्यपालिका है वो उत्तरदायी होती है किसके, विधायिका में। किसके प्रति उत्तरदायी है, विधायिका के। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, विधायिका। तो विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। केवल कानून बनाना ही नहीं होता है, कार्यपालिका का काम होता है सरकार के कानूनों का विरोध करना, उनके पक्ष विपक्ष को लेकर मतभेद होना, वाद विवाद होना, ये सब किसके कार्य, विधायिका के। तो एक अगर कार्यपालिका का बहुमत विधायिका में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद है 75 वो बोलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक, व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। अरे ये चीज पता, देखो अनुच्छेद में कितनी सी जरा सी बात लिखी गई है, अगर हम उसका अर्थ निकाल लें तो हम क्या हो सकते हैं भाई, समझने की कोशिश करते हैं हर एक अनुच्छेद को, रटना कुछ नहीं है। किसकी बात करता है वो, सामूहिक उत्तरदायित्व की, कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके, लोकसभा के। किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। तो इसका मतलब क्या है कि यदि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, या सरकार जो है विश्वास मत में ना रहे, यानी कि उसके खिलाफ क्या आ जाए, ए विश्वास प्रस्ताव, तो इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या होगी, गिर जाएगी। कि प्रधानमंत्री के केवल त्यागपत्र से पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या होगी, खत्म हो जाएगी। या फिर अगर प्रधान लोकसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, अगर वो विश्वास खो चुकी है, तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भी गिर जाएगी। लेकिन अगर यहां व्यक्तिगत होता तो वो बात अलग थी। सामूहिक का मतलब कि एक व्यक्ति के, केवल प्रधानमंत्री से पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, त्याग दी जाएगी। लेकिन एक मंत्री के त्याग पत्र देने से, एक मंत्री के त्याग पत्र देने से किसी भी प्रकार का कोई भी सरकार का विश्वास मत वैसी का वैसा ही बना रहेगा। यानी कि हमारा मतलब यह है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी, कि सारे मंत्री मिलकर काम करते हैं, वो ग्रुप के रूप में काम करते हैं, इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार या कैबिनेट की सरकार भी कहते हैं।
कि संसदीय सरकार को हम उत्तरदायित्व सरकार या कैबिनेट की सरकार भी कहते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके? लोकसभा के। और यदि किसी मंत्री परिषद और यदि किसी मंत्रिमंडल के किसी मंत्री का कोई भी विधेयक पास नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? सरकार ने अपना विश्वास मत क्या कर दिया है? खो दिया है। इसलिए मंत्रिमंडल के डिसीजन को मानना हर एक मंत्री का क्या है? कर्तव्य है, यानी कि उसको करना ही होगा। और यदि वो उसके मंत्री के द्वारा कोई विधेयक लाया गया उससे क्या है? नाराज है, असंतुष्ट है, तो वो सरकार का विरोध नहीं करेगा, बल्कि वो अपना क्या दे देगा? त्यागपत्र। ऐसा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। जब वो सरकार के किसी बिल से क्या से असंतुष्ट थे तो उन्होंने मंत्रिमंडल से क्या दे दिया? त्याग दे दिया। तो हमारा कहने का मतलब है सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? कि सामूहिक उत्तरदायित्व डिपेंड करता है पूरे के पूरे कैबिनेट पर, यानी कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल पर। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व डिपेंड करता है किस पर? मंत्री परिषद। यानी कि यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी का मतलब है सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। और यदि पूरा का पूरा अगर मंत्रिमंडल में का कोई मंत्री सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है, सरकार के कानून से असंतुष्ट है, तो वो क्या करेगा? उसको केवल और केवल त्यागपत्र देना है, उसका विरोध नहीं करना है। और यदि वो विरोध करता है तो सत्ताधारी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब समझ में आया। संसदीय सरकार का मतलब स्पष्ट रूप से क्या है? कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन है? मंत्री परिषद। या फिर कार्यपालिका उत्तरदायी है किसके? विधायिका के। यही क्या है? संसदीय सरकार या संसदीय कार्यपालिका। तो हमने कार्यपालिका के किस रूप को अपनाया? संसदीय रूप को अपनाया। और संसदीय रूप जो है हमने अमेरिका से ना लेकर, बच्चों अमेरिका से ना लेकर कहां से ग्रहण किया? भाई अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल कार्य एग्जीक्यूटिव की तो हमें ये इसका एग्जाम्पल कहां मिलता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन यदि हम बात करें संसदीय कार्यपालिका तो संसदीय कार्यपालिका का एग्जाम्पल कहां पर है? भारत में। और भारत ने संसदीय कार्यपालिका को जो ग्रहण किया है वो जिस देश से किया उस देश का नाम क्या है? ब्रिटेन। क्या है बच्चों? ब्रिटेन। ब्रिटेन 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 यूनाइटेड किंगडम। यानी कि हमने सरकार के संसदीय कार्यपालिका के रूप को हमने कहां से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन में कैसे? भाई ब्रिटेन में 2 सदन हैं और एक क्या है? प्रमुख है। तो अगर हम संसदीय सरकार की बात करें तो संसदीय सरकार में बच्चों एक होता है राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, और एक आपका होता है सरकार का प्रमुख। किसमें बच्चों? संसदीय रूप में। यानी कि ये जो संसदीय प्रणाली है, देखो चीजें भाई पढ़ने से ही हमें ज्ञान होता है। भाई हम कोई भी चीज क्या सीख कर थोड़ी आ रहे हैं। भाई अगर किसी को कोई भी चीज नहीं पता है तो बेहिचक पूछ सकता है। भाई अब मैं इतना तो बता रहा हूं कि इस प्रकार की चीजें अभी तक आपने नहीं पढ़ी, कि कोई आपको ये तक तो नहीं बताएगा कार्यपालिका के कितने रूप हैं, कैसे कार्यपालिका थी। अभी हम पढ़ेंगे भाई, जब पढ़ेंगे ना संसदीय और अध्यक्षम कार्यपालिका में क्या अंतर है तो वो स्पष्ट रूप से डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें अंतर क्या है वो बता देंगे। और इस संसदीय कार्यपालिका को बच्चों हमने किस देश से लिया है वो चीज भी लिख देते, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि भारत ने जो संसदीय प्रणाली का रूप को किस देश से ग्रहण किया था, वो देश कौन सा? ब्रिटेन से हमने क्या ली? संसदीय सरकार। और संसदीय सरकार में एक होता है राज्य का प्रमुख और एक क्या होता है? सरकार का प्रमुख। तो राज्य का प्रमुख जो होता है वो क्या होता है? क्राउन, यानी कि राजा या रानी, यही तो है। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, भारत को भी लेकर पढ़ेंगे। और एक होता है आपका सरकार का प्रमुख जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और सरकार जो होती है वहां पर कितनी कैसी होती है? द्विसदनात्मक, यानी कि जो सदन है वो कैसा होता है? 2 रूप में, 2 भाग होते हैं सदन के। कौन कौन से? ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। भाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही लिखेंगे। स्पेलिंग कुछ ज्यादा ही भाई कह रहे हैं, भाई इंग्लिश इज वेरी वी कमजोर, ठीक है। तो लॉर्ड्स, और एक होता है बच्चों हाउस ऑफ कॉमन। तो 2 ही सदन तो भारत में भी हैं,
तो यानी कि भारत ने स्पष्ट रूप से कहा किसके रूप को स्वीकार किया है? ब्रिटेन के, क्योंकि भारत में एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। भारत में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ना होकर क्या है बच्चों? उच्च सदन। और भारत के उच्च सदन का नाम क्या है? तो सर ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये सर बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का उच्च सदन राज्यसभा है और भारत का जो निम्न सदन है वो क्या है? लोकसभा। अगर हम वर्तमान की बात करें, तुलना करें, तो वर्तमान में हम इसी को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और भारत में आपको पता तो है निम्न सदन कौन सा है, तो बताना थोड़ी है वो, अभी हम बताएंगे, लिखवाएंगे स्पष्ट। तो पहले हम ये तो देखें कि हाँ क्या हमने ब्रिटेन की अपनाया भी या नहीं। तो अब क्या है कि हमने जो संसदीय सरकार को अपनाया, वो संसदीय सरकार हमने किस देश की ली? हमने ब्रिटेन की। संसदीय सरकार में दो व्यक्ति हो सकते हैं, एक राज्य का प्रमुख यानी कि राजा या रानी, और एक सरकार का प्रमुख होता है आपका प्रधानमंत्री। और इसमें जो सदन है वो दो होते हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब क्या है? उच्च सदन। और हाउस ऑफ कॉमन का मतलब क्या है? निम्न सदन। तो ये चीजें आपको पता चली। अगर हम इसको भारत के परिदृश्य में पढ़ें तो भारत में भी क्या है भाई? भारत में भी संसदीय सरकार है। भारत में भी कैसी सरकार है? संसदीय सरकार, क्योंकि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। और यदि लोकसभा का विघटन हो गया तो सरकार स्वतः क्या होगी? विघटित हो जाएगी। ये तो पता है आप सबको, इतने तो होशियार हैं मेरे बालक, इतना तो हम जानते हैं। एक होता है बच्चों राज्य का प्रमुख और एक आपका होता है सरकार का प्रमुख। तो भारत में भी ऐसा ही है भाई। राज्य का प्रमुख अगर ब्रिटेन की बात करें तो कौन होता है? राजा या रानी। लेकिन भारत में अगर हम राज्य के प्रमुख की बात करें तो भारत में ये राज्य का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख आपका कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री। कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री। तो भारत में भी यही है। तो यानी कि हमने जो संसदीय रूप को स्वीकार किया वो हमने किस देश के लिए? ब्रिटेन की। ब्रिटेन के संसदीय रूप को स्वीकार किया, जहां पर एक होता है आपका राज्य का प्रमुख, एक सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री। यही क्या है आपका? शक्तिशाली, यानी कि जो वास्तविक शक्ति है या वास्तविक जो कार्यपालिका वो कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के कहने पर कौन है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के कहने पर कौन है? राष्ट्रपति। ये क्या है? नाम मात्र का। संसदीय की यही तो खासियत है, संसदीय सरकार की विशेषता, कि यहाँ पर एक वास्तविक प्रमुख होता है और एक नामित कार्यपालिका होता है। यानी कि ये क्या है? वास्तविक। क्या है बच्चों? वास्तविक है। यानी कि वास्तविक शक्तियां वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के। और जबकि नाम मात्र की या नामित शक्ति जो किसके पास है? राष्ट्रपति के। भाई राष्ट्रपति जो भी काम करता है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा, और मंत्री परिषद को जो सलाह देता है वो देता है भारत का प्रधानमंत्री। इसका मतलब ये केवल क्या है? नाम मात्र का। कि एक मूवी है बंधन, जिसमें क्या बोलता है सलमान खान जय इसको कि जो जीजा जी कहेंगे मैं तो वही करूंगा। तो यही कहानी किसकी है? राष्ट्रपति कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो ये कहानी किसकी? कि नाम मात्र का प्रमुख होता है संसदीय सरकार में कौन? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है बच्चों? आपका प्रधानमंत्री। अगर अब हम शुरुआत करते हैं, इतना चीज समझ में आ गया कि हमने संसदीय सरकार ग्रहण की। संसदीय सरकार क्या है? कि जहां पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, कि जहां पर मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि लोकसभा विघटित हो जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। और ये सब सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं बच्चों क्या, तो यहां पर हम दो चीजों को कंपेयर करके चल रहे। अब ब्रिटेन भी अब हमने पढ़ाई बता ही दिया। तो अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में तीन चीजें हैं बच्चों। यूके लिख दिया हमने शॉर्ट फॉर्म में। एक बच्चों आपका कौन है? राजा रानी, तो राजा होगा या फिर कोई रानी होगी। एक आपका क्या है? उच्च सदन, जिसे हमने पिछले स्लाइड में क्या लिखा था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और एक आपका क्या है? निम्न सदन। कि जो ब्रिटेन की संसद है, जो ब्रिटेन की संसद जो है, ब्रिटेन की जो संसद है वो तीन व्यक्तियों से मिलकर बनी है। किस किस से? राजा या रानी, उच्च सदन और निम्न सदन। और इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो संसद है वो राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति तथा दो सदन, एक होता है आपका उच्च सदन
और एक आपका क्या है बच्चों, निम्न सदन। एक उच्च सदन और एक क्या है, निम्न सदन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो संसद है वह मिलकर बनी है किससे, राष्ट्रपति और तथा दो सदनों से मिलकर बनी है। यानी कि संसद जो है राष्ट्रपति तथा लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का क्या है, अभिन्न अंग। ये चीज ध्यान रखो भाई, राष्ट्रपति जो है संसद का क्या है, एक अभिन्न अंग। एक क्या है बच्चों, अभिन्न अंग। यानी कि संसद जो है वो दो लोगों, तीन व्यक्तियों से मिलकर बनी, तीन चीज से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। याद होना चाहिए पहली बात तो कि संसद किससे मिलकर बनी है, संविधान का अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया, और संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है नहीं इसके जैसी बिल्कुल। यानी कि जहां पर राजा रानी वहां पर राष्ट्रपति है, उच्च सदन को वहां बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उस सदन को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि HOL, और निम्न सदन को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, HOC। इसी HOC को हम बोलते हैं लोकसभा, इसी HOL को हम बोलते हैं राज्यसभा, इसी राजा रानी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जिस प्रकार संसद, जिस प्रकार ब्रिटेन में राजा रानी संसद के अभिन्न अंग हैं, इसी प्रकार राष्ट्रपति भी भारत में संसद के क्या है, अभिन्न अंग है। इसका मतलब राष्ट्रपति संसद के, ध्यान से सुनना, संसद के किसी भी सदन का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभिन्न अंग है। क्यों भाई, स्पष्ट रूप से 79 में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं भाई। 79 में क्या कहा है कि जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है, और राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। इसका मतलब राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। तो जो सब संसद का सदस्य नहीं फिर भी अभिन्न अंग क्यों है, तो मेरे बच्चों दो चीज आपको पता होती है, दो चीज के बारे में पता होगा। एक होता है आपका विधेयक, एक क्या होता है बच्चों आपका विधेयक, बिल, बिजली का बिल नहीं, रेस्टोरेंट वाला किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला बिल नहीं, ये बिल है आपका विधेयक का बिल। और ये अगर विधेयक को हमें क्या बनाना हो, कानून बनाना हो, यदि इस विधेयक को हमें क्या बनाना हो, अधिनियम बनाना हो, यानी कि इस विधेयक को यदि हमें क्या बनाना हो, बिल से चेंज करना हो एक्ट में, तो ये बिल तभी एक्ट बनेगा जब माननीय राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद जी अपने क्या कर दे, साइन कर दे। कि कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर क्या करे, साइन करे, और इसे भारत सरकार के गजट पर क्या कर दे, भारत सरकार के गजट पर क्या कर दे, इसको चढ़ा दे। तो तभी कोई बिल, यानी कि राष्ट्रपति देखो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी एक अभिन्न भाग है, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन के बिना ये विधेयक बिल नहीं बनेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जब क्या हो भाई, संसद के हमें पता है 3 सत्र होते हैं। अगर संसद के सेशन की बात करें, संसद के सत्र की, तो संसद के 3 सत्र होते हैं ना बच्चों। अब आपको पता है एक आपका कौन सा होता है, ग्रीष्मकालीन, ठीक है, एक आपका होता है मानसून, और एक शीतकालीन सेशन। ये जो सेशन चलते हैं, ये सेशन होते हैं भाई, वे जैसे मान लो एक बजट सेशन भी बोल सकते हैं। सबसे लंबा बजट सेशन वही होता है बजट का, कुछ कम से कम 4 से 5 महीने चलता है। कि जनवरी, अब तो जनवरी से शुरू हुआ था, इस बार जनवरी से लेकर अप्रैल या मई तक चलता है एक सेशन, ठीक है भाई। अगर हम डिवाइड कर ले सेशन को भी मंथ के हिसाब से, क्यों इतनी पावर है भाई, राष्ट्रपति क्यों इतना अभिन्न अंग है, ये तो हमें तभी समझ में आएगा भाई। एक आपका मान के चलो कि चलता है जनवरी से अप्रैल, थोड़ा बहुत हमने कम ले लिया। दूसरा आपका मान के चलो जुलाई से चलता है कहां तक, अगस्त तक।
और एक का आपका चलता है नवंबर से, मान के जो कहाँ से चलता है, नवंबर से दिसंबर। तो सरकार के जो 3 सेशन ये चल रहे हैं, लेकिन आप बीच में ध्यान रखो कि किस मंथ संसद नहीं चल बंद है, 17 वर्षान है, मई में, जून में, सितंबर में, अक्टूबर में। भाई इन 4 महीने संसद जब बंद है और देश में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर किसी चीज के लिए कानून बनाना क्या है, बहुत ही जरूरी हो, तब क्या हो, क्योंकि कानून तो संसद ही बनाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में संसद यदि बंद हो, यानी कि संसद या तो पूरी क्या हो, 17 वर्षान में हो, 17 वर्षान का मतलब सेशन के बीच का अवकाश 17 वर्षान में हो, या लोकसभा चलती हो, राज्यसभा बंद हो, और राज्यसभा अस्तित्व में हो, लोकसभा ना हो। ऐसी परिस्थिति में और यदि हमें किसी विशेष मुद्दे पर, कोई जो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो, जो बहुत ही आवश्यक हो, तो ऐसे मुद्दों पर कानून बनाने के लिए जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास ये जो शक्ति है वो किसमें है, अनुच्छेद 123। यानी कि ऐसी परिस्थिति में जब कोई संसद ना चल रही हो तो राष्ट्रपति को क्या जारी करने का अधिकार है, अध्यादेश। तो इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति है अभिन्न अंग, सदस्य ना हो, लेकिन उसका एक क्या है, अभिन्न अंग है। यदि हमारे शरीर से हमारे आँख ही ना हो तो हम कैसे लगेंगे, अजीब से लगेंगे। और यदि लड़की अपने चेहरे पर मेकअप लगाना छोड़ दे तो कैसी लगेगी। जो वास्तविक रूप है वो उनके आभासी रूप से क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, और हो सकता है हम उनको देखकर क्या हो जाए, डर जाए। तो इसका मतलब जिस प्रकार फेस पर मेकअप जो है एक अभिन्न अंग का काम करता है, कॉस्मेटिक का काम करता है, कॉस्मेटिक काम है एक अभिन्न अंग के रूप में, क्योंकि फेस में वो दिखती है कैसी, एकदम गोरी गोरी दिखती है। और जब गर्मी का मौसम है तो वो पसीने की तरह इधर से क्या होगा, बहने लगता है। तो जितना भी मेकअप करती है वो सब क्या है, बेकार हो जाता है। इसी प्रकार भाई समझो, अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग एक स्पष्ट रूप से खराब हो जाए तो वो हमारा एक अंग है, अभिन्न पार्ट है, और वही अलग हो जाए तो हम अलग दिखेंगे, अजीब से दिखे। इसी प्रकार राष्ट्रपति भले से संसद का सदस्य ना हो, लेकिन फिर भी क्या एक अभिन्न अंग है, और इस अंग के बिना हमारा देश का संचालन नहीं हो सकता। क्योंकि कानून बनेगा तो राष्ट्रपति के साइन होंगे, संसद रहो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अब भैया इधर बताओ, हम जब बजट सत्र आता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव लाता है कि सरकार ये नीतियाँ लेकर आ रही है, सरकार ने पिछले वर्ष ये काम किया, आने वाले समय में सरकार ये काम कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि धन्यवाद प्रस्ताव भी, अरे सारी की सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास। मान लो 2 सदनों के बीच मतभेद हो जाए, आपस में दोनों सदन के बीच किसी बात को लेकर क्या हो, मतभेद हो, वाद विवाद इतना बढ़ जाए कि बिल पास ही ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत वो बुलाने का अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। जब सारी चीजें राष्ट्रपति के पास है, सदस्य ना होकर भी क्या है, वो एक अभिन्न अंग है, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना ये सारी चीजें क्या है, असंभव है। तो अब आपको अनुच्छेद 79 मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो अनुच्छेद 79 क्या है बच्चों, कि संसद जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। राष्ट्रपति संसद का एक अंग ना होकर, संसद का सदस्य ना होकर संसद का क्या है, एक अभिन्न अंग है। इतनी चीज अगर आपको समझ में आई हो, यहीं पर चाहे जितने भी मिनट की वीडियो देखो, कमेंट करना कि हाँ सर अभी तक हमने कुछ अलग पढ़ा है। केवल इतना लिखना, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं, केवल इतना, इससे ज्यादा की मैं उम्मीद नहीं करूंगा आपसे। ठीक है, चलो सर अनुच्छेद 79 तो हमारा समझ में आ गया। अब हम आज जो केवल पढ़ेंगे राज्यसभा के सदस्यों के बारे, पूरा नहीं पढ़ रहे भैया, पढ़ेंगे आराम से, उसमें देखना कुछ चीजें हम क्या अलग ला रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है इसके लिए नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, जब नोट्स देने होंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, आपका संविधान का जो अनुच्छेद है 80, वो बात करता है राज्यसभा की संरचना की, राज्यसभा के संरचना की, राज्यसभा की संरचना की। लेकिन इसको समझाने से पहले 1-2 लाइन में आपको बता देता हूं। ठीक है,
राज्यसभा की संरचना। या चलो अभी बताएंगे बाद में, कोई इतनी है भी नहीं भाई, इतना ध्यान रखना कि राज्यसभा क्या है बच्चों, उच्च सदन कहलाता है। चलो मैं लिखवाई दे रहा हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा को बेटा बोलते हम काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, स्टेट का। राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों से मिलकर क्या बनती है, राज्यसभा। राज्य के प्रतिनिधित्व से मिलकर क्या बनती है, राज्यसभा। इसी राज्यसभा को हम बोलते हैं क्या, उच्च सदन। क्या बोलते हैं बच्चों, उच्च सदन। यही राज्यसभा बच्चों क्या है, आपकी परमानेंट हाउस, यानी कि स्थायी सदन। अपर हाउस, और यही क्या बच्चों आपका लोअर हाउस, सॉरी परमानेंट हाउस। हम बोल रहे हैं, माई इंग्लिश इज वेरी कमजोर, परमानेंट हाउस, ठीक है। तो राज्यसभा को हम राज्य की परिषद, उच्च सदन और स्थायी सदन कहते हैं। तो भाई उच्च सदन क्यों कहते हैं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हमने वहां से अडॉप्ट कर लिया, इसलिए डायरेक्ट लिया। लेकिन स्थायी सदन क्यों है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में लिख देना, छाप देना भाई इसको, कि इसको क्यों है, वाई 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 दिस कोलाबेरिटी। तो क्यों है ये स्थायी सदन, ये लिखना है भाई, सिंपल सी बात है, मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं मुझे नहीं पता है, कुछ चीज़ें अगर आप पढ़ोगे, मुझे पता, अगर कुछ बच्चे गूगल पर तो सर्च कर ही लेंगे, और जब गूगल पर सर्च करोगे राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों, तो और बहुत सारी चीज़ें उसको देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्वेश्चन अगर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं टीचर नहीं जानता है, जानता है, लेकिन आपकी जिज्ञासा बढ़ जाए उस चीज़ के लिए, आप नए नए क्वेश्चन हमें दो तो हम उसको क्या करें, लेबोरेट कर सके, समझा सके बेहतर तरीके से, इसलिए तो हम यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की किसकी बात करता है, संरचना की। यहाँ हम 80 1 से लेकर 3 तक, कोई अनुच्छेद 80 में टोटल क्लोज है 5, तो हम क्लोज 1 से लेकर 3 तक यहीं पर कवर करेंगे। तो राज्यसभा की संरचना की यदि हम बात करें तो स्पष्ट रूप से क्या बोलते हैं भाई, ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, सदस्यों की अधिकतम संख्या, ये यहां पर नहीं लिखते, ठीक है, अभी रुको, कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम, यहां बेहतर लिखा जाएगा। अनुच्छेद 80 किसकी बात करता है, राज्यसभा की संरचना की। रचना नहीं, संरचना, रचना का भी याद आ जाए कोई, ठीक है, समझा करें भैया, भावनाओं में ना भया करें। और इसमें क्या कहा गया है कि जो अधिकतम संख्या होगी राज्यसभा के सदस्यों की, जो अधिकतम संख्या होगी वो बच्चों कितनी होगी, 250। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या वो कितनी है, 250, और ये 250 सदस्य हैं, ये जो 250 सदस्य हैं यानी कि निर्वाचित भी होंगे, इनमें निर्वाचित सदस्य भी होंगे, और इनमें आपके कौन से सदस्य होंगे, नामित सदस्य भी होंगे। कहने का मतलब क्यों मैं लिख रहा हूं, यहां पर एक चीज पढ़ेंगे, जब लोकसभा पढ़ेंगे तो बहुत अंतर मिलेगा। राज्यसभा जो है निर्वाचित तथा नामित सदस्यों से मिलकर बनी है, और इसमें निर्वाचित तथा नामित सदस्यों की टोटल कुल मिलाकर संख्या कितनी होती है, अधिकतम कितनी है, 250। और इस अधिकतम 250 में मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, अधिकतम संख्या कितनी है, 250, और इन 250 में से 238 सदस्य एक और 12 सदस्य ये, कि इन 250 में से 238 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। कहां से, राज्यों से तथा यूनियन टेरिटरी से, यानी कि राज्यों से तथा संघ शासित प्रदेशों से 238 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे।
यानी कि स्टेट तथा यूटी से कितने सदस्य आएंगे, मैक्सिमम कितने हैं 250। इन 250 में से 238 सदस्य निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य क्या होंगे, नामित होंगे। और नामित इन सदस्यों को करेंगे कौन, राष्ट्रपति। नामित कौन करेगा, राष्ट्रपति। और ये नामित जो होंगे वो जिस फील्ड से होंगे, वो फील्ड कौन कौन से हैं बच्चों, कि 12 सदस्य जो है कला, साहित्य, समाज सेवा, कि इन 12 सदस्यों में से इन 250 में से 12 सदस्य आपके कला, साहित्य, समाज सेवा और कहां से चुनकर आएंगे, विज्ञान से। तो यानी कि राज्यसभा की अगर संरचना की बात करें तो टोटल सदस्य कितने, 250। राज्यसभा मिलकर बनी है किससे, निर्वाचित तथा नामित सदस्यों से। इन 250 में से 238 सदस्य आपके स्टेट से आएंगे और कहां से आएंगे, यूटी से आएंगे। इसके अलावा जो 12 सदस्य उनको कौन नामित करेगा, राष्ट्रपति नामित करेगा। कहां से, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र से। तो हमें इतना तो पता चला कि राज्यसभा नामित और निर्वाचित से मिलकर बनी। अब ये नामित निर्वाचित ही क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि लोकसभा की जो संरचना अब क्या हो गई, बदल गई है। और बदली कैसे, कि वर्ष 2019 में सरकार एक संशोधन लेकर आई 104वां, और उसके अनुसार अब लोकसभा जो केवल और केवल मिलकर बनी है किससे, निर्वाचित से। भाई हर चीजें क्या है, चेंज हो गई। और ये किसी अब बुक में तो है नहीं भाई। अधिकतम मैक्सिमम याद रखनी कितनी, 250, 238, 12। लेकिन वर्तमान में इसकी संरचना क्या है वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि लगता है कि फ्लो में ये क्लास हो गई है बहुत लंबी। और ये मैक्सिमम एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन मिलेगा कि कितने सदस्य राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार है राज्यसभा में, 12, 12, 12 और 12। लोकसभा में कितना था, 2। कितना था, 2। कितना है, 0। क्यों 0 हुआ वो अभी हम देखेंगे अगली क्लास में जब पढ़ेंगे लोकसभा। अभी केवल हमने इतना ही पढ़ा, संसदीय रूप, कार्यपालिका के प्रकार, क्या क्या भाग 5 में है, राज्यसभा की एक संरचना पढ़ी, वो किसमें, अनुच्छेद 80 में। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाएं। और अपने दोस्तों से कहिए कि हमारे सक्सेस डिजायर पर एक नया टॉपिक शुरू हुआ है, एक नया सब्जेक्ट आया जीएस का, जिसका नाम क्या है, राज्य व्यवस्था। उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और यदि आपको लगता है कि हमने अभी तक कुछ डिफरेंट सीखा तो इसको दबाकर लाइक करें, ठोक दे, लाइक कर करें, घंटी जैसा चाहे वैसा करो, इसको वायरल करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।